चाहे डीएम हो या पीएम हो या धनवान हो या मजदूर हो, सबको शिक्षा एक समान होगी। यदि हमारा नीट का पेपर एक होता है, आईआईटी का पेपर एक होता है, तो हमारे देश की शिक्षा भी एक होगी। ये हमारा संकल्प है। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे है। यहाँ पर कुछ लोग समान एजुकेशन की मांग को लेकर पहुँचे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम देखें आज के दौर में जिस तरीके से प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी संस्थानों को, सरकारी स्कूलों को, विश्वविद्यालयों को एक किनारे पे लाकर बर्बाद किया जा रहा है, उस दौर में समान एजुकेशन की मांग करना एक बड़ी बात है। लेकिन ये क्यों ऐसी मांग कर रहे हैं, क्या इनकी मंशा है, यही समझने विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुंची है। इनसे बातचीत करेगी, इस मसले को समझने की कोशिश करेगी। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सर, पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे, आप लोगों ने डिमांड किया है कि राज्य द्वारा पूरे एजुकेशन को बेहतर एजुकेशन बनाने के लिए फंडिंग करना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो केंद्र बजट पेश हुआ है उसमें और कटौती कर ली गई है एजुकेशन में, तो फिर ये डिमांड क्यों सर? ये डिमांड इसीलिए है क्योंकि सरकार की नीति खुद जो कह रही है उसके खिलाफ कैसे काम कर सकती है। सरकार खुद कह रही है, वो ये मानते हैं कि कम से कम 6% और इसको 10% तक बढ़ाना है। जब ये राज्य की खुद ये नीति मान रही है और उसके खिलाफ जाके ये बजट में कटौती कर रहे हैं, तो ये तो इसलिए मांग उठाना लाजमी है, बल्कि वो देश को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो केवल करोड़ों में बता रहे हैं कि कितना करोड़ हमने बजट बढ़ा दिया, पर ये नहीं बता रहे कि प्रतिशत में जब बजट बढ़ रहा है तो प्रतिशत में घटौती क्यों हो रही है। एक तो ये बात है। दूसरा उसमें ये भी है कि जो यूजीसी है उसकी 60% फंड क्यों कट कर दिए गए। तीसरा ये भी है कि जो पैसा दिया भी जा रहा है, अब वो फेडरल स्ट्रक्चर में जो ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन सेक्टर में काम करती थी, स्कीम्स थी, उनकी बजाय नई स्कीम्स में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी सेंट्रलाइज स्कीम्स हैं, उनमें शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। भाई अब ये भी एक बड़ा सवाल है ना, जो इतने वर्षों में 75 साल में इंस्टीट्यूशंस आपने खड़े किए, आज आप उनको क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जब देश में इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब ज़्यादा लोग उस स्थिति में हैं जो अपनी जेब से पैसा दे के क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, और सरकार ये बात जानती है। तो अगर आप ये बात जानते हैं तो फिर क्यों आप ऐसा मैकेनिज़्म खड़ा कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का, जिसमें उनको ये एजुकेशन का पैसा देना पड़ेगा, वो भी तब जब 80 करोड़ लोग अपनी रोटी अरेंज नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि वो एजुकेशन का पैसा देंगे, ये कैसे हो सकता है। अगर पहले का ये समझ था बहुत सारे लोगों का कि शिक्षा देना जो है ना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। इस बात से तय नहीं होगा कि आपके पिताजी के जेब में कितना पैसा है, उससे कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। हाँ, अगर आपके पिताजी के जेब में पैसा नहीं है तो आप नहीं पढ़िएगा, और अगर आपके पिताजी के जेब में तभी आप पढ़िएगा। ये तो समझ ही एक गलत समझ है। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि ये देश की जिम्मेदारी है जो कि इस देश के सारे बच्चों को पढ़ाए। आप लोग कह रहे हैं कि एक समान एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन आज हम कंडीशन देखें, एजुकेशन का बाजारीकरण हो रहा है। उस दौर में आप एक समान एजुकेशन की मांग क्यों कर रहे हैं? ज़रूरत है, समय के आधार पे पहले भी ज़रूरत थी, अभी भी ज़रूरत है। और समान शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मूल देश के लोग हैं हमारे, और उनको जो शिक्षा है, हमारे देश में शिक्षा बहुत महंगी कर दी गई है। इसका कारण है कि हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ रही है कि समान शिक्षा ज़रूरी है। देश में हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो फिर 1 नेशन 1 एजुकेशन भी होनी चाहिए। इसमें बुराई क्या है। आज मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो बहुजन वर्ग है, उसको शिक्षा से वंचित करने के लिए एक ऐसा एजेंडा तैयार किया जा रहा है कि लोगों को आज के 20 साल बाद पता चलेगा कि यह आपके साथ हुआ क्या है। आज इस पे विशेष ध्यान कोई नहीं दे रहा। सरकारी स्कूलों में 200-200 बच्चे होते हैं, पढ़ाने वाले टीचर होते हैं 2। अमीर का व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में जाता है, कोचिंग में जाता है, क्लास में जाता है, नीट का एग्ज़ाम देता है, आईआईटी में जाता है, लेकिन गरीब का बच्चा के पास तो आईआईटी का एग्ज़ाम भरने के लिए पैसे ही नहीं है। जो व्यक्ति गरीब के बच्चे को आज स्कूल में इसलिए बुलाया जा रहा है कि हम
पोस्टर पे दिखा दें कि हम लोगों को अधिकार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। आज देश की हकीकत ये है कि गरीब का बच्चा मिड डे मील खाने के लिए जा रहा है स्कूल, उसको शिक्षा नहीं मिल रही। सरकारी स्कूल में इतना पैसा खर्च करने के बाद सरकारी स्कूल की छत टपकती है और प्राइवेट स्कूल में एसी लगी हुई है। ये शिक्षा की जो व्यवस्था है इस देश में, जो धन्ना सेठ के बच्चे जिस स्कूल में पढ़े वहाँ मजदूर का बच्चा पढ़ना चाहिए, वहाँ दलित का बच्चा पढ़ना चाहिए, वहाँ बहुजन का बच्चा पढ़ना चाहिए। हमारी मांग ये है कि समान शिक्षा नीति हो इस देश में, जहाँ डीएम का बच्चा पढ़ेगा वहाँ एक सिपाही का बच्चा पढ़ेगा, वहाँ एक मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको बराबरी का अधिकार मिले। जैसे आप कह रहे हैं समान एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम देखें, एक तरफ पोस्ट स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, और एकदम सरकारी स्कूलें हैं जहाँ पे चटाई भी नहीं है। इसको समावेश कैसे करेंगे? देखिए, इसको समावेश करने का ये है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। हाँ, अगर आप पूछेंगे कि आपके जो पिताजी होंगे, हाँ, या उससे पहले होंगे, हाँ, उस समय में जो गांव का ज़मींदार था उसका बच्चा भी, और गांव में जो बाकी लोग हैं उसका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हाँ, और अभी भी जितने आईएएस हैं उसमें अधिकतर लोग आपको सरकारी स्कूल के ही मिलेंगे। तो जब आपको निजीकरण करना होता है ना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को आपको प्राइवेट के हाथों में देना होता है, तब आप क्या करते हैं कि पहले जो सरकारी संस्थान है उसमें पैसा का कटौती करते हैं। तो उसका धीरे धीरे क्या होगा कि पैसा कटौती होगा, टीचर भर्ती में घोटाला करिएगा आप, हाँ, तो अपना स्टैंडर्ड घटाइएगा और तभी प्राइवेट स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और प्राइवेट स्कूल वाला जितना होता है ना, या प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाला बैकडोर चंदा देता है पॉलिटिकल पार्टीज को। हाँ, तो वो समझना होगा कि अभी ऐसा ये फ़र्क क्यों है। प्राइवेट स्कूल देश में होने ही नहीं चाहिए। प्राइवेट स्कूल तो आज आप देखो अंबानी अडानी को स्कूल बेचे जा रहे हैं। गरीब मजदूर का बच्चा नहीं जाएगा भाई साहब, नेताओं के बच्चे जाएंगे, बिजनेसमैन के बच्चे जाएंगे। गरीब बहुजन का बच्चा वहाँ नहीं जाएगा, मजदूर का बच्चा नहीं जाएगा। जो जिस आदमी के पेट में रोटी की भूख है वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा सकता है। अरे कोरोना में हमने देखा हमारे बच्चों को 2-2 साल तक शिक्षा नहीं मिली, उनका भविष्य खराब हो गया। जिन बच्चों ने 2 साल तक स्कूल का मुंह नहीं देखा और वो क्लास 12th पास कर गए, उसके बाद कौन से कंपटीशन में जाएंगे? या मजदूर के पास इतने पैसे हैं कि कहीं भी जाके वो कोचिंग क्लास में एडमिशन दिलवा दे? नहीं है मजदूर के पास, बच्चे पैसे हैं ही नहीं मजदूर के पास, उनको तो रोटी के लाले हो रहे हैं। और तुम विश्व गुरु की बात करते हो, तुमने कितने करोड़ों लोगों को भिखारी बना दिया। भाई आटा दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, शिक्षा क्यों नहीं दे रहे, रोजगार क्यों नहीं दे रहे? कितने रोजगार दिए मोदी जी ने? केजरीवाल की सरकार थी 11 साल तक, दिल्ली में कितने रोजगार दिए? तो ये जो व्यवस्था है, कुछ धन्ना सेठ इन पार्टियों को चला रहे हैं। जहां भी आप देखो कि एक सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ब्यौरा था वो जनता के सामने आया। ये बड़ी बड़ी जो पार्टियां हमारे देश में चल रही हैं, पर किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, करोड़ों अरबों रुपए चंदा धन्ना सेठों से ले रहे हैं और फिर उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। ये मजदूर की कमर तोड़ने की इनकी तैयारी है और हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। आने वाले जो हमारी नस्लें हैं उनको शिक्षा मिले, रोजगार मिले और हम अपनी अंतिम ये लड़ाई जो है, जो हमारे महापुरुषों ने कभी शुरू की थी, वो हमेशा इस देश में जारी रहेगी। जब तक सम्मान, अधिकार, मानस बराबरी की बात इस देश में नहीं होगी, तब तक हम लड़ते रहेंगे। देखिए, हमारी सोच ये है कि प्राइवेटेशन बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये प्राइवेटेशन ही तो है जो हम लोगों की हक और अधिकार को छीनना चाहता है। सभी, अभी कोविड आया, आपने देखा 2 साल पहले, 3 साल पहले कोविड चला देश में, तो क्या जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में हालत थी, क्या कोई आदमी, मिडिल क्लास का आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा सकता था? 10 लाख 20 लाख ये लिमिट हो गई थी कोविड की, लोग भयभीत हो गए थे। सर, इस हालात में आम लोगों के सामने क्या चाह रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, यहाँ कई लोगों ने कहा, मजदूरों से एजुकेशन छीना जा रहा है, किसानों से छीना जा रहा है, आदिवासी दलितों से छीना जा रहा है। इस कंडीशन में लोगों के सामने क्या चाह रहा है सर? एक तो ये कि लोगों को अब इकट्ठा होना पड़ेगा। एजुकेशन एक पॉलिटिकल इशू के रूप में इमर्ज हो रहा है और इसलिए जब सरकारें अच्छी एजुकेशन अपने खर्चे से ना दें तो हमें उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। दूसरा, इसके लिए जन आंदोलनों को मजबूत करें। तीसरा, सरकार से ये खुले तौर पे कहें कि हम आपको टैक्सेस देते हैं जिसमें एजुकेशन सेस भी शामिल है, तो हमारी एजुकेशन की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से आपकी है। इस बात को बहुत मजबूती से कहना पड़ेगा। दोस्तों, अभी आप लोगों ने
इस प्रदर्शन में आए सभी लोगों की बातों को सुना, काफ़ी लोगों की बातों को सुना। सभी ने अपनी तरीके से हमें समझाने की कोशिश की कि क्यों राज्य को यानी जीडीपी का बड़ा हिस्सा एजुकेशन में देना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, सरकार बहुत तेज़ी के साथ ढोल पीटती है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो सवाल वहीं खड़ा है, आप एक तरफ एजुकेशन में कटौती करेंगे, दूसरी तरफ आप चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो पढ़ें, वो कैसे पढ़ेंगे, और तीसरी तरफ जब आप एजुकेशन में कटौती करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को एजुकेशन में लेके आएंगे, जिनका पहला और आखिरी ध्येय एजुकेशन को मुनाफे का सौदा बनाना है, अपनी तिजोरियाँ भरना है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, तो बढ़ेंगे कैसे। तो सवाल वहीं खड़ा है कि जो राज्य है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो आम लोग हैं उनके अधिकारों से छीनना चाहता है। वो चाहता है एजुकेशन को एक बिजनेस बनाना, एक बाज़ार बनाना, ताकि इससे ज़्यादा मुनाफा धन्ना सेठ कमाते रहें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।